नमस्कार दोस्तों, पीजी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है इसमें अपन पढ़ेंगे आपका प्रोसेस के जो टाइप होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, और उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर आपने पिछले मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करवा रहा हूँ और उसमें मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप क्या क्या होते हैं। उसके बाद में मैंने प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में बताया जिसमें प्रोसेस क्या होती है और उसकी जो स्टेट होती हैं वो क्या क्या होती हैं अपनी प्रोसेस की, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब प्रोसेस की जो स्टेट होती हैं वो मैंने आपको बताई थी, डिटेल से बता दी थी। उसमें मैंने आपको पीसीबी भी बताई। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं, पीछे एग्जाम में आई हुई जो चीज़ें हैं ना उनका कॉम्बिनेशन करके सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो आप वीडियो देखिए अच्छी तरीके से पूरा और अपने नोट्स बनाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छा से अच्छा मैटर लेके आ सकूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि अपना जो प्रोसेस के जो टाइप होते हैं ना वो क्या क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको टाइप बता रहा हूँ वो है अपना एग्जीक्यूशन के आधार पर। ठीक है, कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है ना उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस के टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, जब अपनी प्रोसेस सीपीयू में होगी, ठीक है, जब वो रैम में होगी और उसके ऊपर काम हो रहा होगा ना, उस समय प्रोसेस के जो टाइप होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे अपनी जो प्रोसेस होती है वो एक कोऑपरेटिव प्रोसेस और इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी होती है। वो अपन जब आगे पढ़ेंगे तो आगे सारी चीज़ें आएंगी, आप उनको समझ जाओगे। ठीक है, ज़्यादा मैं आगे आपको अभी लेके नहीं जाऊँगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। साथ साथ चलिए, पीछे वाला अच्छी तरीके से समझ लोगे, आगे वाला आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस के जो टाइप होते हैं ना, वहाँ पर एक तो होता है अपना CPU बाउंड प्रोसेस और दूसरा होता है इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। अपनी जो CPU बाउंड प्रोसेस होती है वो क्या होती है, जो प्रोसेस CPU टाइम ज़्यादा लेता हो, यानी कि कोई भी प्रोसेस जब अपना रैम में होगा और प्रोसेसर पे ज़्यादा टाइम लेगा, यानी कि एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, अपनी CPU बाउंड प्रोसेस कहलाएगी। याद रखिएगा, जो एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है ना, वो CPU बाउंड कहलाएगी। ये रनिंग स्टेट में ज़्यादा टाइम बिताती है। अब देखिए इन स्टेट के बारे में भी मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूँगा, इनके बारे में भी अच्छी तरीके से पूरी चीज़ें समझा दूँगा आपको। तो देखिए यहाँ पे एक रनिंग स्टेट होती है, रन स्टेट। ठीक है ना, रन स्टेट कब होगी, जब भी कोई प्रोसेस आपकी CPU को यूज़ कर रही होगी ना, उस समय वो कहाँ पे कौन सी स्टेट में होगा, रनिंग स्टेट में होगा। और रनिंग स्टेट में एक समय पर सिर्फ एक ही प्रोसेस रह सकती है। याद रखिएगा, एक समय पर एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में रह सकती है। MCQ आ सकता है इस टाइप का। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ठीक है, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस, जो प्रोसेस इनपुट आउटपुट टाइम ज़्यादा लेती है, ये वेटिंग स्टेट में ज़्यादा टाइम बिताती है। इनपुट आउटपुट मतलब क्या हो गया, कोई प्रोसेस किसी इनपुट डिवाइस को यूज़ कर रही है, कोई प्रोसेस किसी आउटपुट डिवाइस से कोई डेटा ले रही है, या फिर कोई प्रोसेस क्या कर रही है, रैम से कोई प्रोसेस है वो कहाँ पे जा रही है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जा रही है। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस कहलाएगी। यानी कि वो इनपुट डिवाइसेस को ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर रही होगी, आउटपुट डिवाइसेस को ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर रही होगी, या फिर वो सेकेंडरी जो मेमोरी है उससे डेटा को फैच करने में ज़्यादा टाइम लगा रही होगी। तो उन्हें क्या बोला जाएगा, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस बोला जाएगा। सिंपल है। और अपना जो इनपुट आउटपुट जो बाउंड प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एक समय पे मतलब देखिए मल्टीपल जो डिवाइसेस होती हैं, एक ही जो प्रोसेस है वो कई डिवाइसेस को यूज़ कर सकती है। ठीक है, यानी कि ये जो इनपुट आउटपुट जो अपनी स्टेट होती है, इसमें क्या होता है, कोई भी एक समय पर कई प्रोसेस हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा स्टेट के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, जो मेन स्टेट होती हैं। वैसे तो यहाँ पे 5-6 स्टेट होती हैं, आगे मैं बताऊँगा इन चीज़ों के बारे में, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा इसको समझिए। देखिए कोई भी प्रोसेस जब अंडर क्रिएशन होगी तो वो कौन सी स्टेट में आएगी, न्यू प्रोसेस में आएगी। उसके बाद में न्यू स्टेट के बाद में कहाँ पे आएगी, वो रेडी स्टेट में आएगी। रेडी के बाद में वो कहाँ पे जाएगी, रन स्टेट में जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोसेस क्रिएट हो रही होगी, क्रिएट होने के बाद में देखिए यहाँ पे सारी प्रोसेस आ गई, P1 P2 P3 ये प्रोसेस थी। मान लो पहले P1 क्रिएट हुई, वो कहाँ पे आ गई, रेडी में आ गई। फिर P2 क्रिएट हुई, वो कहाँ पे आ गई, रेडी में आ गई। फिर P3 क्रिएट हुई और वो कहाँ पे आ गई, रेडी में आ गई। ठीक है, अंडर क्रिएशन जब होगी ना उस समय न्यू में होगी, और जब क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट होने के बाद में कहाँ पे आती है, रेडी स्टेट में आती है। ठीक है, तो ये देखिए तीनों प्रोसेस यहाँ पे आ गई हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से, अब देखिए मान लीजिए कि P2 को एग्जीक्यूट होना है, तो P2 यहाँ से उठकर कहाँ पे आ जाएगी, रनिंग स्टेट में आ जाएगी। तो ये जब रन स्टेट में होगी ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे
CPU यूज हो रहा होगा और एक समय पर यहाँ पे क्या है, एक ही प्रोसेस होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर ये एग्जीक्यूट हो रही है ना, तो P1 या P3 जो है अपना रनिंग स्टेट में नहीं आ सकता, ठीक है, ये सिस्टम होता है। अब उसके बाद में देखिए थोड़ा और समझिए इसको, ये न्यू स्टेट है, ये रेडी स्टेट है और ये रनिंग स्टेट है। अब देखिए यहाँ पे जैसे P1, P2 और P3 है और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है, फिलहाल P2 आई हुई है, ठीक है ना, इतना मैंने आपको समझा दिया, पीछे बताया था उसमें समझाया था, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पे P3 है, लेकिन ये जो प्रायोरिटी है ना इसकी, इस वाली P3 की, इसकी प्रायोरिटी जो है, इसको मतलब पहले एग्जीक्यूट होना है, इसकी पावर ज़्यादा है। ये बोल रहा है कि भाई अगर एग्जीक्यूट होऊंगा ना तो मैं पहले होऊंगा, मुझसे पहले ये P2 नहीं हो सकता, और इसकी बेचारे की पावर क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो CPU से हटा देंगे और ये वाली अपनी जो प्रोसेस है ना, इसको CPU एलोकेट कर देंगे, हम नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है, ठीक है ना। तो ये वाली आ जाएगी। तो प्रायोरिटी के आधार पे भी मैंने बताया था आपको, एक एट्रीब्यूट होता है प्रोसेस का, तो हाई प्रायोरिटी के आधार पे जो प्रोसेस है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम की। अब ये वाला जो डायग्राम है वो थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा डायग्राम जो है वो समझा देता हूँ। कोई भी प्रोसेस जब क्रिएट हो रही होगी, क्रिएट होने से पहले वो कहाँ पे होगी, न्यू स्टेट में होगी, ठीक है। उसके बाद में जब अपनी प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी तो वो कहाँ पे आ जाएगी, रेडी स्टेट में आ जाएगी। अब देखिए एक प्रोसेस क्रिएट हुई, कहाँ पे आ गई, रेडी स्टेट में आ गई। फिर P2 क्रिएट हुई, कहाँ पे आ गई, रेडी स्टेट में आ गई। इसी तरीके से Pn जो प्रोसेस हैं, n नंबर ऑफ प्रोसेस, वो सारी अपनी रेडी स्टेट में आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आपकी जो प्रोसेस है अंडर क्रिएशन होती है तो कौन सी स्टेट में होती है, वो न्यू स्टेट में होती है। जब आपकी प्रोसेस क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद में कौन सी स्टेट में जाएगी, रेडी स्टेट में जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद में देखिए, अब मान के चलिए रेडी स्टेट से आपकी प्रोसेस कहाँ जाएगी, रेडी स्टेट से आपकी प्रोसेस कहाँ जाएगी, देखिए अब रेडी स्टेट से आपकी प्रोसेस जाएगी डायरेक्टली किधर, रन स्टेट में। यानी कि इनको क्या हो जाएगा, CPU एलोकेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अपनी कितनी प्रोसेस रह सकती हैं, मैनी, बहुत सारी प्रोसेस एक साथ रेडी स्टेट में रह सकती हैं, ठीक है। लेकिन जब आपकी कोई भी प्रोसेस यहाँ रेडी स्टेट से उठकर रनिंग स्टेट में जाएगी तो एक समय पर एक ही प्रोसेस जाएगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा, डायग्राम थोड़ा अच्छा बना लीजिएगा आप मुझसे, ठीक है, अच्छे चित्रकार होंगे आप लोग। उसके बाद में देखिए, अब मान के चलिए अभी इसको याद आया यूजर को कि भाई मेरे को कोई डिवाइस यूज करनी है बीच में, या फिर मेरे को प्रिंट आउट देना है और उसके बाद में आगे काम करना है, या फिर मेरे को सेकेंडरी जो स्टोरेज है उसमें से कोई डेटा को यूज करके और वापस आना है। तो यहाँ से क्या करूँगा, मैं वेटिंग स्टेट में चला जाऊंगा। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जब भी कोई डिवाइस परफॉर्म करती है ना, याद रखिएगा, जब भी कोई डिवाइस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करती है तो वो कहाँ पे जाएगी, वेट स्टेट के अंदर जाएगी, और इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक स्टेट भी बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा प्रोसेस रह सकती हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये मैंने आपको समझाई है। ये अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए आप लोग, ठीक है। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद में देखिए, जब वेटिंग स्टेट में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी ना, तो याद रखिएगा फिर वो रनिंग स्टेट में वापस नहीं जाएगी प्रोसेस, वो क्या होगी, फिर से रेडी क्यू में लग जाएगी। यहाँ तक तो अपन आ ही गए। उसके बाद में फिर से कहाँ पे जाएगी, रेडी स्टेट में चली जाएगी, और रेडी स्टेट से कहाँ पे आएगी, रनिंग स्टेट में आएगी। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, और अगर इसको फिर से मतलब आउटपुट ऑपरेशन या इनपुट ऑपरेशन या फिर सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं जाना है ना, तो यहाँ से फिर ये अपना प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा। यानी कि मेमोरी जो है रैम के अंदर किसी प्रोसेस को जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो क्या हो जाएगी, डी एलोकेट हो जाएगी। यानी कि जो स्पेस उसने रोका था खाली हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या पूछेंगे आपको कि कोई भी प्रोसेस जो अंडर क्रिएशन होती है वो कहाँ पे होती है, न्यू स्टेट में होती है। क्रिएट होने के बाद में कहाँ पे होगी, रेडी स्टेट में। फिर आपसे पूछेंगे रेडी स्टेट के बाद में प्रोसेस कहाँ पे जाती है, रनिंग स्टेट में जाती है। और रनिंग स्टेट से अगर उसको किसी डिवाइस को यूज़ करना हो, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तब कहाँ पे जाएगी, वेट स्टेट में या ब्लॉक स्टेट में। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वेट स्टेट के बाद में कोई भी प्रोसेस किधर जाती है, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगी, रेडी स्टेट में जाएगी। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे पूछने वाली चीज़ें क्या हो सकती हैं। आगे पूछने वाली चीज़ें हो कि रेडी स्टेट में कितनी प्रोसेस एक साथ रह सकती हैं, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, बहुत सारी दे देगा, मैनी दे देगा। तो उसका आंसर क्या होगा, मैनी। ये याद रखिएगा, रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस एक टाइम पे रहेगी और वेट स्टेट में कितनी रह सकती है, मैनी। ये चीज़ें आप रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए इन चीज़ों को, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं काफ़ी बार आपका जो पढ़ाऊँगा आपको
ऑपरेटिंग सिस्टम आगे आगे, तो अब मैं यूज करूँगा इन वर्ड्स का, नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव, इनको थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। जब तक कोई प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक उसे सीपीयू से हटा नहीं सकते। यानी कि कोई प्रोसेसर है, किसी भी प्रोसेस की जो नेचर है ना, किसी भी प्रोसेस का जो नेचर है वो क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप का है। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब कमज़ोर नहीं है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यानी कि उसको अपन ज़बरदस्ती क्या है, सीपीयू से हटा नहीं सकते। चाहे फिर मतलब मान के चलो यहाँ पे कोई, ये मेरा क्या है, सीपीयू है, मैं समझाता हूँ आपको। ये मेरा सीपीयू है, अब यहाँ पे क्या बैठा है, मेरा P1 बैठा है, ठीक है। अब इस जो प्रोसेस का जो नेचर है ना, इसकी जो प्रकृति है, इसका जो स्वभाव है प्रोसेस का, वो कैसा है, वो है नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप का। अब यहाँ पे जैसे रेडी स्टेट में क्या आ गई, P2 आ गई, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया कि अगर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो ये क्या आएगी, यहाँ पे आएगी। लेकिन अगर ये नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की है ना, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो, फिर भी ये P यहाँ से नहीं हट सकता। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये बोलेगा पहले मैं खाऊँगा, उसके बाद में आप खाना, समझ गया। यानी कि नॉन प्रीएम्प्टिव अगर किसी भी प्रोसेस का नेचर है तो अपन उसको फोर्सफुली सीपीयू को डीएलोकेट नहीं करवा सकते, सीपीयू से उस प्रोसेस को हटा नहीं सकते। पहले वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद में अगली प्रोसेस आएगी, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे आता है प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है, जब रेडी स्टेट में कोई ऐसा प्रोसेस आ जाता है जिसकी प्रायोरिटी रनिंग स्टेट में मौजूद प्रोसेस से ज़्यादा हो, तो पहले ज़्यादा प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर से समझा देता हूँ। ये सीपीयू है, यहाँ पे P2 क्या हो रहा है, मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, और रेडी स्टेट में कौन है, P1 है। इसकी प्रायोरिटी तो मान लीजिए आप है 1 और इसकी है 2, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ना। या फिर आपको अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो ये समझ लीजिए इसकी 2 है और इसकी 1 है, ये समझ लीजिए आप। अब मानिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इसको धक्के मार के यहाँ से निकाल देगा कि भग यहाँ से, मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव क्या होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस जब सीपीयू में होगी, अगर वो नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की होगी, उसका नेचर नॉन प्रीएम्प्टिव होगा, तो हम फोर्सफुली सीपीयू से उसको हटा नहीं सकते, पहले वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और अगर प्रीएम्प्टिव की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि अगर रनिंग स्टेट में होती है कोई भी प्रोसेस, ठीक है, अगर रनिंग स्टेट में कोई ऐसी सीपीयू भाई जिसको एलोकेट हो गया तो वो रनिंग स्टेट में ही होगी ना। तो सीपीयू अगर किसी ऐसी प्रोसेस को एलोकेट कर रखा है जिसकी प्रायोरिटी कम है और रेडी स्टेट में कोई प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है, तो पहले क्या होगी, ज़्यादा प्रायोरिटी वाली एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं ना तो इनके नोट्स बनाइए, और आप शेयर नहीं करते यार, वो शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। और वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं आपको इनके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा अच्छी तरीके से, और मैं बार बार इनको रीचेक करके भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो, गलती ना हो नोट्स में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थोड़ा मोटिवेट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।